हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो आरआरबी ग्रुप डी की तीनों ही शिफ्टों का सॉल्यूशन एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जो जो क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे, जो जो उनके एग्ज़ाम में आए थे, उनका एनालाइज दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहां पर सबसे पहले कोई भी भर्ती हो, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो, पीडीएफ नोट्स वगैरह हो, सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन था? तो दोस्तों, अभी अभी जो बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स CWG, उनमें दोस्तों भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था भी PV सिंधु। PV सिंधु जो है ध्वजावाहक थी। अब इसमें दोस्तों हम जान लेते हैं मेडल टैली। इसमें देखिए मेडल टैली जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ना बर्मिंघम में जो हुए थे कॉमनवेल्थ, इनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर था दोस्तों, टॉप पर फिनिश किया ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा और चौथे नंबर पर था दोस्तों भारत। इसके बाद पाँचवें नंबर पर न्यूजीलैंड। दोस्तों बस आपको ये 3-4 ही याद रखने दोस्तों, लेकिन भारत का तो आप एटलीस्ट याद रखिए। इंडिया 4th पोजीशन के साथ ये समाप्त किया है दोस्तों कॉमनवेल्थ। भारत के इसमें 22 गोल्ड थे, ध्यान रखना, 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, 23 ब्रॉन्ज थे दोस्तों। कुल मिलाकर 61 जो है ना मेडल थे, यानी 61 टोटल मेडल थे। 22 गोल्ड, 16 16, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61। ये प्रदर्शन रहा जो है ना भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ कब से शुरू हुए, कब ख़त्म हुए, कितने मेडल कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीते, उसके बारे में डिटेल करें मैं एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। भी अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संविधान के किस भाग में रखा गया है? आगे आने वाले क्वेश्चन में दोस्तों पंचायती राज का फुल एक्सप्लेनेशन भी आएगा। तब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था उसके साथ मैंने जोड़ा है वो एक्स्ट्रा में। तो पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में रखा गया दोस्तों। भाग 9 में जो है ना ये जोड़ा गया था। उसके बाद यही क्वेश्चन रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन अभी, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों कल या परसों की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था जाइलम का मुख्य कार्य है। तो दूसरी शिफ्ट में आज पूछ लिया गया है अभी, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पादप के शीर्ष से लेकर, यानी कि दोस्तों पत्तों से लेकर जड़ तक, आप पादप के शीर्ष से लेकर आधार तक भोजन का स्थानांतरण, यानी कि पादप दोस्तों देखिए जो पेड़ है उसके पत्तों में आपसे भी जानते हैं भोजन बनता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, तो पेड़ खाना बनाते हैं। वो फिर दोस्तों उसको पहुंचाने का काम, जड़ों तक पहुंचाने का काम होता भी फ्लोएम का। मैंने उस दिन ट्रिक बेस भी बताया था कि जाइलम होगा तो जाइलम से जैसे जल, यानी जल का जल जो है ना, जल या खनिज जो है वो नीचे से ऊपर पत्तों तक पहुंचना। अब दूसरा फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम फल या फिर भोजन, जिसका कार्य दोस्तों पत्तों से जड़ों तक भोजन पहुंचना। तो ये दोनों ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। दोनों ही क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं पेपरों में, तो आगे भी जो उनका रिपीटेड होने का चांस बनता है। अगला क्वेश्चन अभी, अंडर 19 में भारत ने किसे हराया था? अंडर 19 में दोस्तों भारत ने हराया था इंग्लैंड को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर 19 से रिलेटेड था। विजेता भारत रहा था, आयोजन स्थल यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ था। दोस्तों भारत अब तक 5 बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2 बार वर्ल्ड कप और 1 बार T20 विश्व कप जीत चुके हैं। ये देखिए दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारत इसमें विजेता बना था, किसको रहा था? इंग्लैंड को। आयोजन स्थल दोस्तों ये देखिए, भारत ने किसको रहा था? इंग्लैंड को। आयोजन स्थल ये कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में हुआ था दोस्तों। और जो ये भारत ने अब तक 5 बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, ICC अंडर 19 जो है ना दोस्तों वो 5 बार जीता है। 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक बार 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और एक बार T20 कप जीता दोस्तों 2015 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी NK सिंह, नवल किशोर सिंह दोस्तों, या NK सिंह आप याद रखिएगा। NK सिंह जो है ना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 2026 तक है। इनका कार्यकाल 2026 तक है। वित्त आयोग की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 5 साल के लिए जो है ना वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है दोस्तों,
वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? आने वाली शिफ्टों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 से संबंधित है। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना भी। एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल 2026 तक होगा, ये रिपीटेड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अभी पराक्रम दिवस किन की जयंती के ऊपर मनाया जाता है या किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना भी पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों पराक्रम दिवस दोस्तों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में दोस्तों। कटक महानदी के किनारे स्थित शहर है दोस्तों। वहाँ पर जो है ना सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था। तो इनकी जयंती के रूप में दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इन्होंने दोस्तों एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अभी सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल के अंदर। प्राचीन सेंट थॉमस चर्च केरला में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च को 1598 में पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। 1598 में पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। यह चर्च दीव किले के अंदर स्थित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भी सेंट कैथेड्रल चर्च भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा भी गोवा के अंदर। और भारत का सबसे बड़ा चर्च पूछ लेना तो ये भारत का सबसे बड़ा चर्च रहेगा सेंट कैथेड्रल चर्च। भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो गोवा, पुर्तगालियों से संबंधित था दोस्तों। तो ये था भी गोवा के अंदर सेंट कैथेड्रल चर्च, भारत का सबसे बड़ा चर्च। अगला क्वेश्चन अभी सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिंधु उत्सव दर्शन मनाया जाता है लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देश का पहला चाइल्ड बजट किस राज्य में लागू किया? दोस्तों आंसर जानने से पहले आपसे यही गुजारिश करूंगा कि भी आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आने वाली जिन भी शिफ्टों में जिनका भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है वो वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन या इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन का एनालाइज हम रोज़ आपको शाम को देते हैं तीनों ही शिफ्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों देश का पहला चाइल्ड बजट किस राज्य में लागू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला जो ना राज्य बन गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में यानी कि बाल बजट जो है ना पेश किया है पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने। अब बच्चों के लिए अलग से अपना कि भी इतने खर्चे उनकी शिक्षा पर होंगे, इनका इतना ड्रेसेज वगैरह, इतना वार्षिक शिक्षा उनकी लगेगी, कितनी उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, इस तरीके से दोस्तों यानी कि उन्होंने क्या चाइल्ड बजट पहली बार अपने यहाँ बनाया है। तो मध्य प्रदेश जो ना राज्य सरकार ने ऐसा किया है। उसके बाद अभी सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों 220 योजनाएं चलाई गई हैं चाइल्ड बजट के तहत और लगभग 57,803 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए दोस्तों ये बजट रहेगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज समिति किस समिति की सिफारिश पर रहा था? दोस्तों पंचायती राज से जुड़े कई क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए हैं अलग अलग शिफ्ट में। पहले पंचायती राज पूछा था भाई संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में। अब आया है क्वेश्चन पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर रहा था? तो बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिन्होंने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, आप सभी जानते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी। तो देखिए 1986 में LM सिंघवी ने, इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में यह पूछा जा सकता है। LM सिंघवी ने 1986 में लक्ष्मीमल समिति का गठन किया गया। LM सिंघवी दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी दोस्तों समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे भी जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था पंचायती राज और 74 के तहत दोस्तों नगर पालिका जोड़ी गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, संवैधानिक दर्जा के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? LM सिंघवी समिति 1986 में गठन। अगला क्वेश्चन अभी मौलिक कर्तव्य संविधान की किस समिति की अनुशंसा से जोड़ा गया है? तो ये जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में जब जोड़े गए थे दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी जून 2022 तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है?
तो जून 2022 तक आप सभी जानते हैं। देखिए सबसे पहले संविधान में जिक्र करता हूँ तो मूल संविधान में सबसे पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद संविधान संशोधन में 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी और लास्ट में 4 जोड़ी। वे संविधान संशोधन अलग अलग थे दोस्तों। पहले आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 67वां संविधान संशोधन हुआ और फिर आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो पहले में सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई दोस्तों, और फिर 4 BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई थी। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, जून 2022 तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर रहेगा भी 6 जो ना शास्त्रीय भाषा संख्या हैं। इनमें सबसे पहले देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और ओल्ड सी, ये दोस्तों 6 आपकी भाषा रहेंगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओल्ड सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस में मापी जाती है? यूनिट पूछी गई है। ये हर वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, हर एग्जाम में पूछी जा रही है। SI यूनिट हो या फिर आपकी सिंपल यूनिट हो, जो पूछी जा रही है कि भी किस की यूनिट क्या है। तो इस आज की शिफ्ट में पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो टेस्ला इसका सही आंसर रहेगा। टेस्ला में इसकी तीव्रता मापी जाती है चुंबकीय क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है भी स्लाइडेन और स्वान का नियम किस पर लागू नहीं होता? तो दोस्तों देखिए बच्चों ने इसमें ऑप्शन बताए थे, तो विषाणु इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि विषाणु पर स्लाइडेन और स्वान का नियम लागू नहीं होता। इन्होंने कोशिका सिद्धांत भी दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत भी दिया था। फुल फॉर्म से भी रिलेटेड हर एग्जाम में शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। आज पूछा गया था फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, फेरा का फुल फॉर्म होता है भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का मैं एनालाइज कराता हूं दोस्तों, इन सब की आपको PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाती है। हर सुबह या शाम को जैसे ही आपकी क्लास आती है दोस्तों, उसके तुरंत बाद आपको PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो फेरा का फुल फॉर्म रहेगा भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके एक्ट के तहत हुई थी दोस्तों। ये एक्ट आया था फिर 2000 में। ये एक अलग एक्ट था दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वहाँ पर है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, वो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये मैनेजमेंट एक्ट है दोस्तों। तो पूछ ले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 2000 में। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब आया दोस्तों? उसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। और फेरा फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन उसके बाद है प्रतिरोध यानी ओम लगभग दोस्तों। तो ओम के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अभी चालकता, एक चालकता होगी उसी का उल्टा बताना था प्रतिरोध। तो वहाँ पर प्रतिरोध का उल्टा पूछा गया था, बस यही डिफरेंस है दोस्तों। तो चालकता होगी प्रतिरोध के विपरीत। दलित उद्यमी योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान सरकार ने दलित उद्यमी योजना चलाई है। अगला क्वेश्चन आपका अभी बालाघाट कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट स्थित अभी मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 शिफ्ट में रिवाइज हुआ था दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? तो CaOCl2। अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, कल के एग्जाम में या परसों वाले एग्जाम में, जो भी एग्जाम शिफ्ट अभी आएंगी, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर का काम है दोस्तों रिमूव करना, जो कलर सरफेस है उसको क्या है रिमूव करना होता है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पोलियो के टीके का किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो पोलियो टीके की खोज की थी, या तो आपको कई बार जोनाथन साल्क मिलता है दोस्तों पोलियो का टीका या पोलियो की वैक्सीन के लिए। जोनाथन साल्क भी आपका आंसर रहेगा पोलियो वैक्सीन के लिए। पोलियो के टीके की खोज की थी आपकी भी हिलैरी क्रोपोवस्की। हिलैरी क्रोपोवस्की आपका ठीक रहेगा पोलियो का टीका। पोलियो की जो है दोस्तों पोलियो का टीका हिलैरी क्रोपोवस्की। पोलियो की वैक्सीन आप उसे याद रख ले तो वो रहेगा जोनाथन साल्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी किस में आयरन पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बच्चों ने बताया था भी कि गुड़ इसमें ऑप्शन में था, तो गुड़ में उच्च मात्रा में आयरन होता है और इसमें सामान्य शर्करा भी पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोहरा ड्यूल जो है ना परिसंचरण तंत्र किस में लागू नहीं होता? तो इसके ऑप्शन तो नहीं मिले थे दोस्तों, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ। दोहरा परिसंचरण आप इस तरीके से जो ऑप्शन आपको थे वहाँ पर आंसर लगा सकते थे। अगर ऑप्शन किसी स्टूडेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोहरा परिसंचरण रक्त का एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरना।
पहली बार शरीर का समझता। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में दोस्तों दोनों तरफ एक जो होता है दोस्तों आलिंद होता है और दूसरा होता है आपका निलय। तो पहले जो रुद्र जो ना दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर दाहिने निलय से होते हुए फेफड़ों में जाता है, यानी कि एक साइड पे दोस्तों क्या है अशुद्ध रक्त आता है आपका आलिंद में, फिर वो जाता है निलय में, वहाँ से फेफड़ों में जाता है जब फिल्टर होकर। दूसरी तरफ फिर क्या है बाईं आलिंद से फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रक्त द्वारा महाधमनी के द्वारा सारे शरीर में जो है ना पंप कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ से आप समझ गए होंगे कि उस तरीके से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन में होगा वो आपको आंसर लगाना था समझकर। अगला क्वेश्चन अभी जीएसटी कब लागू हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी कब लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अब दोस्तों जीएसटी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जीएसटी जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन था दोस्तों जो जीएसटी को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में जोड़ा गया था जीएसटी को, तो 279A में जो है ना दोस्तों जीएसटी को जोड़ा गया था। जीएसटी के फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो जीएसटी भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। आने वाली शिफ्टों में इसको फिर से जो ना दोस्तों रिवाइज हो सकता है, इससे रिलेटेड हर पॉइंट। अगला क्वेश्चन उसके बाद आपका अभी अमाशय यानी कि हमारे स्टमक में कौन सा अम्ल बनता है, तो ये बनता है भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों HCl हमारे शरीर में बनता है और ये दोस्तों क्या है हाईली एसिडिक होता है। इसी के कारण हमारे कई बार एसिडिटी आपने सुना हो दोस्तों, एसिडिटी हो जाती है, तो इसी के कारण होती है वो HCl के कारण। और एसिडिटी को कम करने के लिए दोस्तों हम कई बार इनो लेते हैं। तो क्या जो भी हमारे अंदर एसिडिटी या एसिडिक माल होता था उसको कम करने के लिए दोस्तों हमें बेस लेना पड़ता है। और बेस जो ना हमारे आपसे भी जानते हैं कि इनो लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, तो इनो में क्या अभी बेस होता है हमारा जो HCl या फिर एसिडिटी को काटता है। और बेसिस थोड़ा सा ये है भी कि एसिडिटी को आपकी कम करता है और जो मात्रा होती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसको रिमूव करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महापद्मनंद ने किस वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद ने की थी भी नंद वंश की स्थापना। उसके बाद पूछा गया था गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46। अगर आने वाली शिफ्टों में आप ध्यान दीजिएगा पूछ ले जाए गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी संख्या, जोड़े में पूछ ले तो 23 जोड़े रहेगा दोस्तों, ठीक है 23 जोड़े रहेगा। उससे भी आने वाली शिफ्ट में या आगे दूसरा क्वेश्चन और बदल कर पूछ ले कि पुरुष और महिला में कितने गुणसूत्र जो ना समान पाए जाते हैं, तो दोस्तों 22X और 22Y आप सभी जानते हैं ये दोस्तों जो है ना समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद चेंज होता है कहीं पर आपका जो मेंस में है दोस्तों, यानी कि जो आदमियों में है यानी मेंस में है वो आपका XY होगा, यानी कि जो 22 के साथ 23 में अगर पूछेगा तो 22 + XX। और आपका वुमेंस में दोस्तों आपका XX रहेगा और जो मेंस में है दोस्तों वो 22 + XY रहेगा। तो समान पाए जाते हैं 22, टोटल होते हैं 23 जोड़े 46, बस एक का फ़र्क होता है महिलाओं के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन रीजनिंग का अभी सीरीज़ में 20, 45, 65, 90 और डैश दिया गया है, बीच में पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें गैप चेक करना था भी, पहले 25 का फिर 20 का फिर 25 का तो फिर 20 का आना था, यानी कि 110 आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, तो ये है भी V = IR। V = IR आपका ओम का नियम का सूत्र या फार्मूला रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कहाँ किया गया था। आंसर जानने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए जान लेते हैं भी भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों 1975 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतवर्ष में 1975 में स्थापित किया गया था। यह जो क्षेत्रीय बैंक है दोस्तों वो जो है ना मुरादाबाद में प्रथम बैंक खोला गया था, जो कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना RRB बैंक रीजनल बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को
अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम की शर्तों के तहत की गई थी। सबसे पहला बैंक खोला गया था मुरादाबाद में, प्रथम बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अंदर। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रथम बैंक पहला आरआरबी बैंक था। तो उसके अब अगर आपसे पूछ ले भारत में वर्तमान में कितने आरआरबी हैं, यानी रूरल रीजनल बैंक हैं जो, तो उनकी संख्या आपका आंसर रहेगा 43। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका मुंबई। वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के 140वें सेशन रहेगा ये दोस्तों, जो मुंबई में होगा। इसका आयोजन भारत की राजधानी आर्थिक राजधानी मुंबई में होगा। पंचायती राज में कितने विषय होते हैं दोस्तों। पंचायती राज से आज की शिफ्ट में तीसरे से चौथा क्वेश्चन ये आ चुका है। तीनों शिफ्टों को मिलाकर कम से कम ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड। तो पंचायती राज में कितने विषय होते हैं, 29 विषय जो है ना पंचायती राज में होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूरा मैं आपको बताता हूँ। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज जो ना 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन किस सूची में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में। किसकी दोस्तों, अनुशंसा पर या किस समिति की, तो यह मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। इसमें दोस्तों क्या राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों में शक्तियों का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषयों से संबंधित कुल 29 विषयों पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार दिया गया है। तो पंचायत में कितने विषय आपके 29 यानी 29 विषय इसमें दिए गए हैं। उसके बाद पंचायत का जाने तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति होती है यानी ब्लॉक समिति, और जिला परिषद, ये 3 स्तर आपके रहते हैं। उसके बाद अगला भी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की वजह से दोस्तों ये पंचायती राज जो है ना वो लागू हुआ था। और पहले बताया था मैंने LM सिंघवी ने जो है ना इसको संवैधानिक दर्जा दिया था। LM सिंघवी समिति की वजह से, सिफारिश करने की वजह से जो ना इनको जो ना संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने में सफल रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी संसद में, माफ कीजिएगा उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है दोस्तों, अभी पंचायती राज से। संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान में देखिए 73वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था पहले भी 1992 में हुआ था, जिसके तहत दिनांक 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज लागू हुआ था। 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अगले लाइन में यही है, पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाती है। अगला क्वेश्चन अभी 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर कई व्यक्तियों को दोस्तों ये मिला था। श्री संजय राजाराम मरणोपरांत मिला था विज्ञान और इंजीनियरिंग से। आपको ऑप्शन में देखना कौन था ऑप्शन में भी, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन स्टूडेंट्स नहीं बताए हैं। ये मैक्सिको से थे। उसके बाद श्री सुबन्ना अयप्पन विज्ञान और इंजीनियरिंग में ये कर्नाटक से थे। श्री संघमित्रा बंदोपाध्याय विज्ञान और इंजीनियरिंग में ये पश्चिम बंगाल से थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी CSO यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस ये सॉरी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी भी 2 मई 1951 को, और इसका हेडक्वार्टर आपका रहेगा भी कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर। PC महालनोबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो PC महालनोबिस ने ही जो ना CSO की स्थापना की थी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। देखिए दोस्तों एक शिफ्ट में पूछा गया CSO की स्थापना, दूसरी में पूछा गया भी CSO की स्थापना की किसने, या फिर PC महालनोबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी CSO की। तो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम जो इस वीडियो में करा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी का कल जो ना पेपर है तो वे भी अपना क्वेश्चंस को पढ़ लें। इसी तरीके से आपके पेपर में आसान इजी स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो देश का पहला जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है इसकी घोषणा केरल सरकार ने की है, और केरल के त्रिशूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह केरल में डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र, सीमेंट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है। देखिए दोस्तों जो सेंटर में होता है अपना महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर राज्य में होता है आपका महाधिवक्ता।
तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? जो सेंटर में हमारा महान्यायवादी रहेगा दोस्तों वो रहेगा आर्टिकल 76 के तहत नियुक्ति, और राज्य में जो महाधिवक्ता रहेगा उसकी नियुक्ति भाई आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल करता है। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, और देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी तो वो होता है महान्यायवादी। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, वर्तमान में महाधिवक्ता जो है ना सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता हैं। सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो कौन है भाई? तुषार मेहता हैं। वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स से पूछा गया है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वह न्यूलैंड ने जो अपना सिद्धांत दिया है, जिस तरीके से वो टेबल बनाई है, उसमें सबसे पहले नंबर पर किस सब्सटेंस को रखा गया है? तो उन्हें वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को यानी हाइड्रोजन को रखा था। हाइड्रोजन से शुरू किया था, और वर्गीकरण को क्या है थोरियम पर समाप्त किया। थोरियम सबसे अंत में था और हाइड्रोजन से शुरू किया गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम से पूछा गया था, जो टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे पहले उन्होंने रखा भी हाइड्रोजन को, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उन्होंने रखा इसमें दोस्तों। त्रिपिटक शब्द में क्या वर्णित है? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारशिला ग्रंथ था दोस्तों। इसके अंतर्गत बुद्ध के जीवन घटनाक्रम का वर्णन, उस समय के समाज, उनकी शिक्षा व्यवस्था की जानकारी इसमें मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस दोस्तों हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब को वास्तविक यानी रियल, आभासी वर्चुअल और उल्टा इरेक्ट बना जाता है। आप सभी जानते हैं उत्तल लेंस गाड़ी के ड्राइवर की साइड में होता है दोस्तों। तो हमेशा क्या है पीछे से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी बनता है, और उल्टा बनता है दोस्तों, जिसको हमारे क्या है आंखें अपने देखने में सीधा जो है ना प्रतिबिंब बना जाता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और सीधा बनता है। बस ये ध्यान रखना भी, अवतल में आपका रहेगा वास्तविक सेम, आभासी सेम, लेकिन जो उल्टे की जगह आपका क्या है सीधा रहेगा। आगे चलते हैं भैया अपना अगला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन था दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या मैंने पहले भी बताया था, वहाँ पर सिंपल पूछा गया था कितने हैं, तो 46। फिर मैंने क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में पूछा गया जोड़े कितने हैं, कितने जोड़ी होते हैं भाई 23 जोड़ी। बस यही फर्क था दोस्तों, मैंने वहाँ पर तीनों क्वेश्चन समझाए थे। 23 जोड़ी यहाँ पर आ गया, सिंपल वहाँ पर पूछ लिया कितने 46। आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ लिया जा सकता है कितने सेम गुणसूत्र है मनुष्य के अंदर, तो 22 सेम रहेंगे, 23 वहाँ लग रहेगा XX और XY। अगर आपसे आने वाली शिफ्टों में पूछ ले मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या तो 206 है, पसलियों की संख्या 24, मांसपेशी यानी मसल्स की संख्या 639 रहेगी भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्तों वो अभिक्रिया होती है, वो प्रोसेस होती है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन तब क्या है मुक्त किया जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसे अवकरण कहते हैं। तो ये लाइन ध्यान रखना, आगे वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है अवकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण आ चुका है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसे अवकरण कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों दोनों ही अभिक्रियाओं को अगर मिला दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए और दूसरी प्रक्रिया में उसको ग्रहण कर लिया जाए, तो ऐसी प्रोसेस होती है भी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स प्रोसेस। इनमें से किस संस्था के द्वारा भारत में 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है? तो दोस्तों ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे मनरेगा में। आपसे भी जानते हैं जो 100 दिन का काम है, बेरोजगारों को काम होता है, तो वो 100 दिन का काम जो ना मनरेगा के अंतर्गत दिया जाता है। मनरेगा के आगे वाले में फुल फॉर्म पूछ सकता है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो दोस्तों जो भी धातु और अधातु होती हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आपका 19 तारीख को शायद पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन 18 या 19 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी केंद्र और राज्य का संबंध किस आयोग से है? तो ये सरकारी आयोग से संबंध है। 1983 में ये आयोग आया था। इसमें दोस्तों सरकारी आयोग जो ना टैक्स से संबंधित था, यानी केंद्र और राज्य में टैक्स का बंटवारा। अगला क्वेश्चन अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस जिले में माफ़ कीजिएगा AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ भी उड़ीसा के अंदर।
तो ये दोस्तों आज की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस था जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके वीडियो को बताना है। जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम हो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे। अपने जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें भी शेयर कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। सुबह 4-5 से लेकर दोस्तों रात 10-11 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। चाहे जॉब इन्फॉर्मेशन हो, क्लास नोट्स हो, या दोस्तों किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी हो, एडमिट कार्ड संबंधित हो, नोट्स वगैरह हो, हरियाणा सीईटी से रिलेटेड हो या आरआरबी ग्रुप डी से, सबसे पहले वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।